हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में, ये दूसरा वीडियो है कक्षा 11 एग्रीकल्चर वालों के लिए। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सिर्फ थोड़ा इंट्रोडक्शन या परिचय के बारे में बात की थी, उसके आगे एक टॉपिक है स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी, यानी सस्य विज्ञान का क्षेत्र क्या है। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था कि सस्य विज्ञान क्या है, तो सस्य विज्ञान के बारे में हमने पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो अब है सस्य विज्ञान का क्षेत्र। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये जो ऑनलाइन क्लास वाला सिस्टम है, ये काफ़ी लोगों का दबाव पड़ा हम पर, और उन्होंने कहा कि सर हम लेट आए हैं, हम बाद में आए हैं, हमारा छूट गया है। तो इन सारी समस्याओं की वजह से हमने ये वीडियो बनाना प्रारंभ किया। बस उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का साथ और प्यार इसी प्रकार बना रहेगा, और हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्द लाइव क्लास स्टार्ट करने वाले, ठीक है। वो जब स्टार्ट होगी तो हम बता देंगे। तो देखिए, सस्य विज्ञान का क्षेत्र है। पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सस्य विज्ञान का क्षेत्र कहते किसे हैं, होता क्या है। तो देखिए दोस्तों, आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था कि सस्य विज्ञान जो है वो फसल उगाने की कला और विज्ञान दोनों है, ठीक है। सस्य विज्ञान फसल उगाने की कला और विज्ञान दोनों है। तो यहाँ पर हम फसलों को उगाने के बारे में बात करेंगे, यानी सस्य विज्ञान अपनी भूमिका कहाँ कहाँ निभाता है, अपना रोल कहाँ कहाँ निभाता है, किन किन क्षेत्रों में इसका योगदान है सस्य विज्ञान का। बस यही हमको इस टॉपिक में पढ़ना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्षेत्र या सबसे पहला रोल सस्य विज्ञान का कहाँ है, तो कह रहा है अन्न समस्या का समाधान। अन्न समस्या का समाधान, तो अन्न मीन्स होता है अनाज, ठीक है। अब जाहिर सी बात है, अनाज की समस्या है, ठीक है। तो ये समस्या कहाँ से दूर हो सकती है? खेत से ही। जब हम अनाज को खेत में उगाएंगे तभी तो हमको प्राप्त होगा। अच्छा, कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि हम नहीं खेत में उगाएंगे, हम मार्केट से, बाहर से, बाजार से खरीद लेंगे। तो भैया थोड़ा आप कल्पना करके देख लीजिए, आप नहीं उगा रहे हैं तो आपके दूसरे भाई बंद उगा रहे होंगे। जब खेत में उगेगा तभी तो मार्केट में आएगा। कुछ समय के लिए, 2-3 सालों के लिए खेत में सारे किसान अनाज उगाना बंद कर दें, देखिए भाई मार्केट में कहाँ से आ जाएगा। किसी फैक्ट्री में अनाज नहीं बनता है, कहीं बारिश नहीं होती अनाज की। ये किसान अपने खून और पसीने की मेहनत से, लगन से अनाज पैदा करता है, जिससे हम सारे देशवासियों को खाने के लिए और पेट भरने के लिए उपलब्ध हो पाता है। तो अन्न समस्या का समाधान सिर्फ और सिर्फ खेत से ही हो सकता है। जब खेत में हम बीज डालेंगे, मेहनत करेंगे, उसको पानी देंगे, उसको खाद देंगे, उसको दवाएं देंगे, समय पर देख रेख करेंगे, निराई गुड़ाई करेंगे, तब जाके कहीं अनाज उत्पन्न होता है, ठीक है। दूसरा कह रहा है वस्त्र समस्या का समाधान। वस्त्र समस्या का समाधान। अब देखिए, वस्त्र, अभी तक तो बात खैर समझ में आ रही थी, अनाज चलिए खेत में होता है, लेकिन अब आप सोच रहे होंगे वस्त्र, अरे वस्त्र तो हम दुकान से खरीद कर लाते हैं, ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगाते हैं,
तो भैया बात बिल्कुल सही है, हम दुकान से ही वस्त्र खरीदते हैं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि वस्त्र आप खेत से उठा करके लाते हैं, लेकिन दुकान पर वस्त्र आते कहाँ से हैं? दुकान पर वस्त्र कहाँ से आते हैं भाई? दुकान पर जैसे दुकान वाले हैं तो वो बड़ी दुकान से लाते होंगे, बड़ी दुकान वाले एजेंसी से उठाते हैं, एजेंसी फैक्ट्री से आता है, यही तो प्रोसेस है। अब आप कल्पना कीजिए कि फैक्ट्री में वस्त्र कहाँ से आता है? फैक्ट्री में वस्त्र कहाँ से आता है? तो देखिए, फैक्ट्री में वस्त्र बनाया जाता है। काहे से बनाया जाता है? धागों से बनाया जाता है। धागा काहे से बनता है? कॉटन से, कपास से, है ना। लेकिन कपास कहाँ से आता है? वो तो खेत से ही आता है। कपास की भी तो खेती होती है, महाराष्ट्र वगैरह में बहुत ज़बरदस्त कपास की खेती होती है। ठीक है, तो समझ गए कि वस्त्र समस्या का समाधान भी एग्रोनॉमी से ही रिलेटेड है। जब कपास हम खेत में उगाएंगे तो उसी कपास के रेशे से, रुई से ही धागा बनता है, और उन्हीं धागों से ही हम विभिन्न प्रकार के वस्त्र तैयार करते हैं। ठीक है, क्लियर? अच्छा, अब देखिए भैया, अगला कह रहा है पशुओं के लिए चारे की उपलब्धि। भैया, अब किसान फसलें उगाता है तो स्वाभाविक है एक आध पशु जरूर ही पालता है। ठीक है, अब उसके पशु, अब किसान अपनी व्यवस्था तो कर लेता है, लेकिन अपने पशुओं की भी तो व्यवस्था उसे करना होगा। भाई, पशु आप पालते हैं तो उनके खाने पीने की जिम्मेदारी आपकी ही तो है। कोई पड़ोसी थोड़े आपके पशु को चारा या दाना खिला जाएगा। तो पशुओं के लिए चारा कहाँ से? खेत से ही तो आता है। चाहे घास हो, चाहे आप कहते नहीं हम चारा नहीं खिलाते, हम भूसा खिलाते हैं। अरे भैया, भूसा भी तो खेत से ही आता है। जब गेहूं होगा तभी तो भूसा होगा, है ना। या उनको हरा चारा खिलाते हैं, ज्वार बाजरा मक्का बरसीम, ये सब खेत से ही तो उगता है। तो पशुओं के लिए चारे की जो उपलब्धि है, इसका भी समाधान सस्य विज्ञान से ही संभव है। ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है बेरोजगारी की समस्या का समाधान। ठीक है, बेरोजगारी। अच्छा, एक चीज़ आपको लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो कक्षा 11 एग्रीकल्चर वालों के लिए जो ये सस्य विज्ञान पार्ट 1 चल रहा है, और इसमें जो शुरुआत के 3 लेसन हैं भैया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये शुरुआत के 3 लेसन यदि आपने अच्छे से तैयार कर लिया, पढ़ लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आगे की एग्रोनॉमी समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्लियर? और बोर्ड की परीक्षा में जो शुरुआत के ये 3 लेसन हैं, हम पढ़ाएंगे धीरे धीरे करके, वो बहुत ज़्यादा ही मात्रा में पूछे जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और कक्षा 11 के बाद जब कक्षा 12 में पहुँचेंगे तब भी, जब कक्षा 12 में पहुँचेंगे तब भी कक्षा 11 एग्रोनॉमी जो है, इसका काफ़ी रोल रहता है भैया, काफ़ी रोल रहता है। और 12 के बाद जब आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम देंगे तो इसी एग्रोनॉमी पार्ट 1 और ख़ास तौर से फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड लेसन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि एग्रोनॉमी का बेस तो यही है, आधार यही है एग्रोनॉमी का। ठीक। बेरोजगारी की समस्या का समाधान कैसे? सस्य विज्ञान से होगा। अच्छा, जैसे भैया मान लीजिए कि आप खेती करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई रोजगार नहीं, आपके पास खेत है, आप मेहनत से खेती करेंगे, वो भी तो एक रोजगार मिल गया। आप बेफालतू तो नहीं घूम रहे हैं, मेहनत करेंगे, खेती करेंगे तो कुछ तो इनकम होगा। बेरोजगारी दूर हुई, खुद की बेरोजगारी दूर होगी, और बाकी और उसमें
2 4 6 लोगों को जुटा करके उनकी भी आप बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। भाई देखिए आजकल बिना लेबर के कोई काम होता नहीं है, तो जब आप मेहनत से ज़बरदस्त खेती करेंगे तो आपको कुछ श्रमिकों की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, फिर जैसा खेत है कम ज़्यादा है, ठीक उसी प्रकार से 1 2 4 6 8 श्रमिकों को आप रोजगार दे रहे हैं, तो उन लोगों का भी तो भला हुआ, बेरोजगारी कम पड़ रही नहीं पड़ रही, समझ रहे हैं? ठीक, अगला भैया देखिए क्या कह रहा है। अगला कह रहा है अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति। अच्छा, अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल की प्राप्ति, तो अन्य उद्योगों जैसे भैया मान लीजिए कि चीनी उद्योग चलता है, चीनी मिल चलता है। चीनी मिल भैया चलता काहे से, गन्ना है तभी तो चीनी मिल चलता है। तो गन्ना प्राप्त कहाँ से होता है, खेत से ही तो गन्ना तैयार होता है, एग्रोनॉमी से ही तो गन्ना तैयार होगा। कपड़ा उद्योग, तो कपड़ा उद्योग है, तो जब कपास है तभी तो धागा बनेगा, कपड़ा बनेगा, तभी तो कपास उद्योग चलेगा। क्लियर? तो कह रहा अन्य जो उद्योग धंधे चलते हैं उनका जो कच्चा माल है वो खेत से ही प्राप्त होता है। ठीक है, अगला भैया कह रहा है राष्ट्रीय आय में वृद्धि। अच्छा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि का मतलब हमारे देश की आय में वृद्धि। हमारे देश की आय तब बढ़ेगी जब हमारी आय बढ़ेगी। हमारा एक समृद्ध भारत तब बन पाएगा जब उस भारत के निवासी समृद्ध होंगे। तो देश की आय तब बढ़ेगी जब हमारी आय बढ़ेगी। ठीक है, तो जब हम जबरदस्त मेहनत करके खेती करते हैं, फसल उगाते हैं, तो स्वाभाविक है उत्पादन ज़्यादा होगा। तो हमारे देश जब उत्पादन ज़्यादा होगा तो स्वाभाविक है हमारे पास आय ज़्यादा होगी, धन पर्याप्त होगा, और जब हमारे पास होगा तो फिर देश के पास भी इनकम बढ़ेगी। ठीक, जैसे एक छोटे से उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि जैसे मान लीजिए 1 एकड़ मीन्स 5 बीघे आपने गेहूं की फसल बोई। ठीक है, गेहूं की फसल बो दी, उसके बाद आप उसमें न देखने गए, न पानी न खाद, कुछ नहीं किया, या किया थोड़ा बहुत तो समय से नहीं किया। ठीक है, तो फिर जब भैया वो फसल तैयार होगी, जब उसका उत्पादन होगा तो बहुत कम ही होगा। ठीक, मान लीजिए वही 10 कुंतल 12 कुंतल 15 कुंतल हद है 5 बीघे से, 1 एकड़ से। और उसी 1 एकड़ में यदि आपने ज़बरदस्त मेहनत करके खेती की है, समय से आपने बीज अच्छा डाला है, खाद और उर्वरक अच्छा डाला है, पानी समय से दे रहे हैं, पूरी देखभाल, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड सब टाइमली यदि आप कर रहे हैं, तो उसी 5 बीघे खेत से जहाँ 15 कुंतल गेहूं हो रहा था, तो वहाँ कम से कम 20 से लेकर के 25 या 30 कुंतल तक गेहूं हो सकता है। ठीक है, अब दूना हुआ। अब आप सोच सकते हैं कि 15 कुंतल और 30 कुंतल दूने का अंतर है, तो 15 वाला बेटर 30 वाला बेटर। क्लियर? अगला कह रहा है कह रहा है मृदा की उर्वरता में वृद्धि। मृदा की उर्वरता में वृद्धि। अच्छा भैया, मृदा की उर्वरता में वृद्धि कैसे? आपके पास खेत है और उस खेत में आप फसल उगाते हैं, तो जब फसल उगाते हैं तो उसकी जुताई भी करते हैं, गुड़ाई भी करते हैं, पानी भी देते हैं, खाद वगैरह भी देते हैं, तो हमारे खेत के जो पोषक तत्व हैं वो मेंटेन बने रहते हैं। ठीक है, पोषक तत्व बने रहते हैं या उर्वरा शक्ति बनी रहती है। और यदि उसी खेत में हम फसल को उगाना बंद कर दें, छोड़ दें, ठीक है, कभी कोई फसल ना उगाएं,
तो उसकी क्या जुताई करेगा कोई, गुड़ाई करेगा कोई, पानी देगा, खाद उर्वरक देगा? नहीं देगा ना। तो हमारे खेत की धीरे धीरे उर्वरा शक्ति छीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, और वो खेत धीरे धीरे बंजर हो जाएगा। समझ गए? अच्छा, अगला कह रहा है शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। ठीक है, शस्य उत्पादन से अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति। तो अन्य घरेलू आवश्यकताएं, जैसे भैया मान लीजिए कि आपने 1 एकड़ गन्ना बो लिया है, गन्ना बेच दिया है आपने, उससे आपको जो धन अर्जित हुआ है, उस धन से आप अपने घर की, परिवार की, बाकी की आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके घर में साइकिल है और एक मोटरसाइकिल की आवश्यकता है, तो भैया मोटरसाइकिल तो जब पैसा होगा तभी मिलेगी। तो आप ज़बरदस्त मेहनत करेंगे, खेत में उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा होगा, तो उसका कुछ अंश अपने लिए रोक करके बाकी बेच देंगे, और बेचने के बाद जो धन मिलेगा उस धन से आप मोटरसाइकिल खरीद सकते हैं। ठीक है, या आपका घर कच्चा है तो आप उस कच्चे घर को धीरे धीरे पक्का घर बनवा सकते हैं। समझ गए? आपके घर में सब सदस्यों के पास कपड़े फट गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो आप अपने पूरे परिवार के लिए नए वस्त्र बनवा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगला कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। ये भैया अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का होती है। ये देखिए, ख्याति का मतलब होता है कि एक पद, पुरस्कार, कि जब आप जबरदस्त मेहनत करेंगे, अपने खेत में फसल का उत्पादन बढ़िया करेंगे, ज़्यादा होगा, तो देखिए जैसे मान लीजिए आप लोग, सब लोग थोड़ा बहुत खेती से रिलेटेड ज़रूर होंगे। आपने अपने गांव में देखा होगा कि आपके गांव में जैसे कोई किसान गन्ना उगा रहा है तो बहुत अच्छी फसल पैदा करता है, तो फैक्ट्री की तरफ से जो है उसका सर्वे होता है। ठीक है, और उस किसान का नाम जो है दर्ज हो जाता है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो है वो धीरे धीरे इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाता है, और उसे वहाँ बुला करके पुरस्कृत किया जाता, सम्मानित किया जाता है। ये बात इसलिए किया जाता है कि यदि आज यहाँ ये किसान सम्मानित हो रहा है तो अगली बार हमारा नंबर क्यों नहीं हो सकता। समझ गए? एक प्रोत्साहन के लिए ये राशि दी जाती है कि यदि इसे मिल रही है तो आप भी लीजिए, मेहनत कीजिए। ठीक है, इसके लिए एक हम आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं। आज के लगभग 4 साल पहले की बात है। लखीमपुर में एक किसान था और उस किसान का नाम था अरविंद मौर्य। ठीक है, अरविंद मौर्य था उसका नाम, और उसके पास खेत कम था। मौर्य लोगों के पास थोड़ा कम खेत था, तो लेकिन दिमाग उसके पास था। उसने भी BSc MSc करके बाद में जब कहीं व्यवस्था नहीं हुई, कहीं जॉब नहीं मिली, तो उसके पास थोड़ा 2-3-4 बीघे खेत था, और उसी खेत में उसने धीरे धीरे फसल उगाना प्रारंभ किया। अब भैया 2-3 बीघे खेत है तो उससे वो क्या प्रोडक्शन कर पाएगा, तो उसने जो है सब्जी का उत्पादन करना प्रारंभ किया। ठीक है, तो धीरे धीरे सब्जी का उत्पादन प्रारंभ किया उसने, और उसी से अपना पूरे परिवार का भरण पोषण करता रहा। फिर उसने एक दिमाग लगाया कि इस 3 बीघे खेत से हम 6 बीघा खेत कैसे बनाएं। खरीदना तो संभव था नहीं क्योंकि खर्चे ही नहीं चल पा रहे थे। तो उसने एक दिमाग लगाया कि नीचे 3 बीघा खेत है और उसने पोर्शन बना दिया। जैसे मकान बनते हैं 1 मंजिला, 2 मंजिला, 3 मंजिला, 4 मंजिला, 5 मंजिला, इसी प्रकार से उसने अपने खेत को भी मंजिलों में ट्रांसफर कर दिया। कुछ ऊंचाई पर जा करके उसने 2nd फ्लोर बना दिया।
जैसे खेती नीचे करता था ऐसे ऊपर करने लगा, प्रोडक्शन डबल हुआ तो उसकी इनकम भी तो डबल हो गई। तो इसलिए भी उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति, सम्मान, पदवी प्राप्त हुई थी। आज के 4 साल पहले उसको 1.5 लाख रुपए नगद पुरस्कार मिला था और ट्रॉफी वगैरह मिली थी। समझ गए? अच्छा, अगला देखिए, कह रहा है रहन सहन के स्तर में वृद्धि। अब अच्छा भैया, रहन सहन के स्तर में वृद्धि कैसे संभव हो? जैसे मान लीजिए भैया, आपके पास कोई रोजगार नहीं है, कोई काम धंधा नहीं है, कोई इनकम का स्रोत नहीं है, तो आप अपने मन की खुली जिंदगी नहीं जी सकते, ये सत्य है। आप अपने सारे शौक नहीं पूरे कर सकते हैं। आवश्यकताएं पूरी की जा सकती हैं, लेकिन शौक नहीं पूरे। शौक तभी पूरे हो सकते हैं जब आप खुद मेहनत करेंगे, किसी भी क्षेत्र में हो, और अधिक से अधिक धनार्जन करेंगे, तभी आप अपने शौक पूरे कर सकते हैं। तो जब आप जबरदस्त खेती करेंगे, मेहनत करेंगे, अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे, तो आप अपने रहन सहन के स्तर को भी ऊंचा उठा सकते हैं। ठीक है? आप साइकिल से हैं, बाइक से चल सकते हैं, बाइक से चल रहे हैं, कार खरीद सकते हैं। ठीक, समझ रहे हैं? आपके पास एक पैंट शर्ट है तो आप 10 पैंट शर्ट बनवा सकते हैं। जो मन में आए वो कर सकते हैं, बस इसके लिए पैसा चाहिए, और पैसा तभी संभव है जब आप अपने कामों में लगन से मन लगा करके करेंगे। ठीक? अच्छा, अगला कह रहा है विभिन्न पर्यावरणीय कारक। तो देखिए भैया, विभिन्न पर्यावरणीय कारक, तो देखिए विभिन्न पर्यावरणीय कारक का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने खेत में किसी फसल को उगाना है, जब हम अपने खेत में कोई फसल उगाने जा रहे हैं, ठीक है, तो उन्नतशील प्रजातियों का चयन करेंगे जो अधिक से अधिक उत्पादन दे सकें। अच्छे खाद और उर्वरक का हम चयन करेंगे, अच्छे इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का चयन करेंगे। ठीक है? तो इससे आपकी उपज तो बढ़ रही है, उपज बढ़ जाती है, स्वाभाविक है भैया। जब आप अच्छे बीजों का उपयोग करेंगे, अच्छी खाद उर्वरक का उपयोग करेंगे, नई नई टेक्निक को अपनाएंगे, तो स्वाभाविक है आपके प्रोडक्शन में या फसल के प्रोडक्शन में वृद्धि होगी। क्लियर? तो ये टॉपिक था हमारा स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी या सस्य विज्ञान का क्षेत्र। आशा करता हूँ कि ये टॉपिक क्लियर हुआ। अगर जो कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं। बाकी जो हमारी कोचिंग के बच्चे हैं वो फेस टू फेस भी अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। ठीक है? ओके, तो अब इसके बाद अगले वीडियो में चर्चा करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।